अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, लाहौर के चूंग पुलिस स्टेशन की हदूद में जराइम की वारदातें रोजाना की कहानी है। डकैती, कत्ल और पुरानी दुश्मनियां अक्सर यहां खून के दाग छोड़ जाती हैं। मगर पिछले दिनों थाना चूंग की हदूद में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ अहले इलाका को दुखी किया बल्कि पुलिस के लिए भी एक मुश्किल चैलेंज खड़ा कर दिया। सुबह सवेरे एक ऐसा शख्स जो मुआशरे में अमन कायम रखने वाले शहरियों में शुमार होता है, अमन कमेटी का चेयरमैन, जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं, ना किसी से पुरानी अदावत, ना किसी से लेन देन का झगड़ा, वो अपनी रोजाना की रूटीन के मुताबिक जॉगिंग ट्रैक पर वॉक करने निकला और फिर वापस नहीं आया। उसकी बेटी घर में इंतजार करती रही। सुबह का नाश्ता तैयार, मगर वालिद वापस नहीं आया। काफी देर बाद तशवीश बढ़ने पर बेटी ने करीबी अजीजों को इत्तला दी और जब रिश्तेदार वहां पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर था। अमन कमेटी का चेयरमैन 3 गोलियां लगने के बाद मुर्दा हालत में जॉगिंग ट्रैक पर पड़ा था। पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज किया नामालूम अफराद के खिलाफ, क्योंकि इब्तदा में किसी पर शुबा नहीं था। मगर तहकीकात ने जल्द ही एक इंकशाफ किया। कातिल दरअसल मकतूल का खूनी रिश्तेदार था। उसने जाती रंजिश की बुनियाद पर यह अंधा कत्ल अंजाम दिया था। आज जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस ने इस वारदात की गुत्थी कैसे सुलझाई, कातिल तक पहुंचने के लिए कौन से शवाहिद मददगार साबित हुए और उस कत्ल के पीछे असल रंजिश क्या थी। नाज़रीन, जब कोई अंधा कत्ल ऐसी रोशनी में होता है जहां ना कोई कैमरा था ना कोई फौरी गवाह, तो पुलिस कैसे सच्चाई तक पहुंचती है। आइए जानते हैं इस लर्ज़ाखेज़ वारदात की हर कहानी, हर राज और हर पहलू पर। फजर की नमाज मुल्ज़म मकतूल है, उसने इकट्ठी पढ़ी है एक ही मस्जिद में और एक ही नमाज में, और इस बेदर्दी से सर कत्ल किया है। यकीन जाने बंदा देख के ना वैसे ही काम जाता है। वो खून में लथपथ पड़ा होता है। प्रॉपर्टी के इतने छोटे से इशू, वो इनके ताए के बेटे हैं जिन्होंने ये मर्डर किया। हमें तो यकीन ही नहीं होता रहा, ये जुल्म जो है ना, तो ये करने वाला नहीं देखता कि थोड़ा हो रहा है या बहुत हो रहा है, बस उसने कर दी। हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पहले जो है वो उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो खुदा की कसम, गलियों की दीवारों के जो बच्चे हैं ना वो भी रो रहे हैं। अपने सगे भाई इकबाल को जो है वो ज़मीन के लालच में, ये ज़मीन के टुकड़े के तनाज़े पे जो है वो कत्ल कर दिया है। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको पहले ही बता दिया कि चूंग पुलिस स्टेशन की हदूद में जो कत्ल की वारदात होती है वो जायदाद के तनाज़े पे एक कत्ल किया जाता है। मकतूल का बेटा जो इस मुकदमे का मुद्दई है और करीबी एक अजीज़ है, उनसे हम जानते हैं कि ये कत्ल की वारदात कैसे और क्यों हुई, जायदाद की वजह से क्या लोगों के खून जो है वो सफ़ेद हो चुके हैं। इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करते हैं। वही आप बताइएगा अपना नाम और मकतूल के साथ आपका क्या रिश्ता है। सर, मेरा नाम मुख्तार अहमद है और मेरे चाचू थे। ठीक है। और ये मेरे कज़न भी हैं और मेरे बहनोई भी हैं। ठीक है। जो मदई है, तो जो जिनका मर्डर हुआ है मेरे चाचू हैं। ठीक है। सर, इनकी ना प्रॉपर्टी है चीचा वतनी में, तहसील चीचा वतनी है और डिस्ट्रिक्ट वो साहिवाल का है। उसमें ना आज से 1990 की इन्होंने परचेज़ की हुई है। 82 एकड़ रकबा है और इनकी वो मुश्तरका ज़मीन थी। इनके ताया के बेटे हैं और ये दोनों की मुश्तरका ज़मीन थी। ठीक है। 41 एकड़ में ये अकेले मालिक थे, इनके वालिद के ये अकेले बेटे थे, तो उनके 4 बेटे थे, वो 4 का 41 एकड़ में मालिक थे। ठीक है। सर, ये इन्होंने ना आर्जी तकसीम की हुई थी उस वक़्त की कि काश्त के लिए। अब हुआ ये कि वो उन्होंने ना कुछ बेचनी शुरू कर ली बीच में से। ठीक है। जब बेचनी शुरू कर ली तो इसने कहा, जो जिनका मर्डर हुआ है इकबाल का, इन्होंने कहा कि आपने ना ये जो तकसीम की हुई है मेरे साथ, ये की थी सिर्फ काश्त की हद तक। अगर बेचनी है तो फिर इसकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से प्रॉपर तकसीम करवा लें और फिर मेरी तरफ से सारी अपनी बेच लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमने जो जब तकसीम की थी ये प्रॉपर ही थी, ये रेवेन्यू वाला कोई चक्कर ही नहीं। लेकिन वो बरादरी के समझ लें कि बड़े लोग गए, उन्होंने जाके इनसे कहा कि आप ऐसा ना करें। फ्रंट का इशू बन गया था कि ये कहते थे कि इनके पास जो है फ्रंट है ना, जो रोड गुजरता है उसका फ्रंट है कोई 9.5-10 एकड़, टोटल 13 एकड़ था। 3 के एकड़ इनके पास था, 10 एकड़ उन्होंने कब्जा किया हुआ था। इन्होंने कहा कि आपके पास 10 एकड़ का फ्रंट है, मेरे पास सिर्फ 3 एकड़ का है, मुझे वो बराबर कर दें, बाकी आप बेच लें। जो 9-10 एकड़ आपके पास एक्स्ट्रा, मतलब कि कर ले 6 एकड़ आपको आता है, 6.5 एकड़, तो जो 3 एकड़ मेरे पास कम है मुझे 3 एकड़ फ्रंट दे दे, दूसरी मेरे से 3 एकड़ की आप ले लें।
तो फिर सारी बेच लें। ठीक है। मेरी प्रॉपर्टी का जो है ना इससे रेट कम लगेगा। आप तो 9 एकड़ फ्रंट बेच के पैसे जाहिर है वो बड़े कर जाएंगे, फ्रंट के पैसे ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा तो पीछे मेरे कम हो जाएंगे, बराबर कर ले। बराबर कर ले। उन्होंने कहा कि हम आप तो अब कह रहे हैं बराबर कर ले, हमने तो आप लोगों को यहाँ से मिट्टी की मुठ नहीं उठाने देनी। अच्छा, ठीक है, जो तनाज़ा खड़ा कर लिया इन्होंने ना, जाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो तहसीलदार होते हैं ना, उनके पास एप्लीकेशन दी कि ये मेरा जो है ना तनाज़ा है, इसको हल कर दें। सर ये वो उधर केस वगैरह चलता रहा, तो उन्होंने कोई अप्रोचें वगैरह कराई, जो भी करवाया, केस जो है ना ये रद्दोबदल कभी उनके हक़ में चला जाए, कभी इनके हक़ में चला जाए। रेवेन्यू बोर्ड के पास आ गया लाहौर में कि इसको जो है ना ये मुतनाज़ा जगह, इसको चेक करें क्या मसला। रेवेन्यू बोर्ड ने देखा, उसने कहा ख्वाह जैसा भी है लेकिन हर एकड़ के अंदर वो बराबर का आपके साथ मालक है, इसको फ्रंट के साथ फ्रंट लें और बैक के साथ बैक लें। ये फ़ैसला हुआ है 10 नवंबर को, ये 21 नवंबर को मर्डर हो रहा है। 10 दिन कबल ये फ़ैसला हुआ कि आप इसको जो है ना जैसी तकसीम होती है ना प्रॉपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से वो करें। जो इन्होंने आर्जी तकसीम की है ना, वो किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तो है नहीं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से की है, लेकिन अब इसकी जो प्रॉपर तकसीम बनती है रेवेन्यू में वो करके इनको दे। 10 तारीख को ये रेवेन्यू बोर्ड इसका फ़ैसला करता है। ठीक है। तो सर उन्होंने अब उस फ़ैसले को तस्लीम ही नहीं किया, उन्होंने जाके बंदा ही कत्ल कर दिया है। और इस बेदर्दी से सर कत्ल किया है, यकीन जाने बंदा देख के ना वैसे ही काम जाता है कि इतनी इंसानियत बंदा गिर जाती है कि प्रॉपर्टी के इतने छोटे से इशू और के लिए खूनी रिश्ता। वो इनके भाई हैं, मतलब कि चाचा, वो इनके ताए के बेटे हैं जिन्होंने ये मर्डर किया है। और साथ फजर की नमाज़ भी पढ़ी है, एक ही मस्जिद नमाज़ पढ़ी है, थोड़ा सा इनके घर का फासला है उनके घर से। तो फजर की नमाज़ मुलज़म और जो मकतूल है उसने इकट्ठी पढ़ी है एक ही मस्जिद में और एक ही नमाज में। जैसे रहते भी करीब थे, ठीक है। थोड़ा से फासला है, कर लेंगे कोई 100 मीटर। कितनी जायदाद, कितनी मालियत की ज़मीन वो प्रॉपर्टी सर वो कर लें उधर ना, वो जो 82 एकड़ रकबा है ना उधर कोई 25 लाख का एकड़ है। ठीक है। ये उधर एग्रीकल्चर ज़मीन है, इतना कि ज़री ज़मीन है, कोई इतनी बड़ी नहीं, तो ना इतना को बड़ा तनाज़ा बनता ही था। सर हमें तो यकीन ही नहीं होता रहा, ये पर्चा भी नाम इसी वजह से हुआ कि ये इतने छोटे से इशू के लिए बंदा मार सकता है। तो लेकिन सर ये जुल्म जो है ना, ये करने वाला नहीं देखता कि थोड़ा हो रहा है या बहुत हो रहा है, बस उसने कर दिया। अच्छा ये बताएं कि जो मकतूल थे वो कोई अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन थे, सोशल वर्कर थे, सोशल वर्कर थे। पहले ये यूनियन कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं, हमारी जो चूँकि यूनियन कौंसिल है उसके चेयरमैन भी रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने 1-2 इलेक्शन भी लड़े हैं नून लीग की तरफ से, नून लीग के कारकुन थे, नून लीग की तरफ से इन्होंने 1-2 इलेक्शन भी लड़े हैं। और वो कभी मतलब 1-2 इलेक्शन इनको शिकस्त भी हुई है। ठीक है। अब जो है ना, अब ये अमन कमेटी के चेयरमैन बनाए हुए थे पुलिस ने, जो बनाई होती है अमन कमेटियाँ इलाके की बनाई होती है ना, उसके अमन कायम रखने के लिए। जी बिल्कुल, और उनके साथ ही ऐसा हो गया, उनके साथ सर ऐसा। अच्छा ये बताएं कि जो वाक़या है वो किस तरह से हुआ? सुबह कैसे फजर की सुबह सर ये रूटीन की वाक पे जाते थे, इनकी उम्र 60+ थी। ठीक है। तो इसमें ना बंदे को शुगर वगैरह हो जाती है, तो अपने को बड़े फिटनेस रखते थे कि मेडिसिन मुझे कम खानी पड़े। सुबह रूटीन पे डेली वाक पे जाते थे। ठीक है। वाक वो हमारे जो पिंड है ना, चूँकि उससे थोड़ा सा बाहर निकले ना तो आगे वो कच्ची बादी आ जाती है, फसलें काश्त होती हैं। तो उधर सुबह को ना नमाज़ पढ़ के तो मस्जिद सीधे चले जाते थे, वो आधा घंटा वाक करके फिर घर नाश्ता करना और जो भी उनके मामूल के काम होते थे उसमें लग जाते थे। उस दिन सारा ऐसा हुआ, सुबह निकले हैं, वाक पे चले गए हैं, तो घर वापस नहीं आए। ठीक है। जिस रूटीन पे वो आते थे कर लें कि 7 जो टाइम था 7 पौने 7 वापस आ जाते थे, लेकिन उस दिन वापस नहीं आए। उनके एक बेटी थी, ये भी गारी थे, एक बेटी थी उनकी घर। उसने देखा कि अबू जी, तो उनसे वो नाश्ता देती थी वालद को, उसने देखा कि आज अबू तो अभी टाइम लेट हो रहा है, घर नहीं आए। उसने साथ ना हमारे कज़न रहते हैं, उनके घर गई, उसने कहा चाचू मेरे अबू आज ना लेट हो गए, पता करें वो घर क्यों नहीं आए। उसको ये कि कहीं कोई शुगर वगैरह का मसला है, कोई अल्लाह ना करे को बंदे को तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो ना ये इसको भी पता चला, ये 2-3 लोग मोटरसाइकिल पकड़ी और बाहर निकल गए उसके देखने। उनको पता था रूटीन का भी इस रास्ते पे जाते हैं, कोई तो जॉगिंग ट्रैक बना हुआ था वहाँ के। वो आम सा रास्ता है, मतलब ज़मीनें काश्त होती हैं, लोग फसलें वगैरह उधर से लेके आते हैं, तो सुबह सुबह वाक वाले भी सारे उधर ही चले जाते हैं, और भी लोग जाते हैं वाक के लिए उधर। ठीक है। तो सर ये गए हैं, तो रोड के ऊपर सर बंदे को फायर लगे हुए हैं और बेदर्दी से सर में गोलियां पड़ा। एक सर में लगी है, तो एक ये छाती पे लगी हुई थी, एक कमर पे भी लगी हुई थी। और बाद में तो हमने ये तो नज़र आ रही थी,
और सर किसी ने फिर हाथ नहीं लगाया डरते हुए कि ये पुलिस ने केस है वो आना है तो कोई श्वास वगैरह ना ख़राब हो जाए। ठीक है, पुलिस ने फिर क्या कुछ किया? पुलिस सर 15 पे कॉल की, पुलिस मौके पे चली गई, उन्होंने एम्बुलेंस मंगाई, पुलिस के जाते हुए डेथ हो चुकी थी। ठीक है, पुलिस की मदद कैसी रही आपके लिए? पुलिस सर मुकम्मल कोऑपरेट कर रही है, तो अब वो वापस तो नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कारकर्दगी, मुलजिम कैसे पकड़ा गया? मुलजिम तो उसी वक्त पुलिस ने ना कर लें 8-10 घंटे में पकड़ लिए थे। ठीक है, वो जनाजे में भी शरीक हुआ था? नहीं, ये जो मुलजिम था ना जिसने असल में मर्डर किया है वो मुलजिम तो भाग गया, वक्ती तौर पे आगे पीछे हो गया। जो उसका एक भाई है और इसका वालिद, ये दोनों जहाँ पुलिस गई है उधर इन्वेस्टिगेशन जहाँ पुलिस कर रही थी ये उधर ही फिर रहे थे, ताकि किसी को यही ना महसूस हो कि ये मर्डर इन्होंने किया। अच्छा, इसी वजह से नामलूम पर्चा हुआ है। ठीक है, तो हम तो समझ रहे थे ये हमारे साथ खड़े हैं, मतलब ब्लड रिलेशन है और सोचा नहीं जा सकता, वक्ती तौर पे खड़े भी हमारे साथ ही हैं। ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इधर से आता था, क्या करता क्या नहीं, तो हमें ना ज़हन में ये बात ही नहीं आई कि ये मर्डर करने वाले भी यही हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि कितने मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार किए और इसमें कितने मुलव्विस थे? पुलिस ने ना 2 मुलजिम 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया उनको, एक जिसने मर्डर किया और एक उसका बड़ा भाई है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सर ये 5 भाई हैं, एक इनका वाला 6 लोग हैं। ये 6 के 6 जो है ना इन्होंने मशावरत सभी की है, ये इन्होंने मीटिंग करके टारगेट किया है कि अब इसका ना फाइनल हल यही है कि ये जो इसके केस कोर्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इसके फेवर में दिया है ना फैसला, तो ये कल को रेवेन्यू से लिखवा के ले आएगा भी आओ मुझे कब्ज़ा दो, तो लिहाजा उससे बेहतर है कि इसको अब ना ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है सर, इन्होंने मशावरत करके बंदे को टारगेट करके बेदर्दी से कत्ल किया। क्या होना चाहिए सज़ा? सर इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, और बस सीएम पंजाब साहब से और जो हैं आईजी पंजाब और एडिशनल आईजी साहब से रिक्वेस्ट है कि मेरिट कर दें इंशाल्लाह। ठीक है, एक सोशल वर्कर था और खुदा की कसम गलियों की दीवारों के जो बच्चे हैं ना वो भी रो रहे हैं। इसके बंदे को ना, इसका जब जनाजा हुआ ना मैं साथ था, तो सर अपनों ने तो रोना ही होता है, इस बंदे को और भी लोग रोते थे। ठीक है, ये भाई को ज़रा माइक दीजिएगा। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजाहिद इकबाल है जी। मुजाहिद इकबाल है। जी, अच्छा, ये बताएं कि जब ये कत्ल की वारदात होती है तो आप कहाँ पे थे? मैं घर में ही था, मैं लेटा हुआ था। जब छोटी बहना ने भेजा उसको कज़न को, आगे आ जाते थे 7 बजे तक घर, तो 7:30 हो गए तो आए ही नहीं है। उन्होंने बच्चे को भेजा है, छोटा कज़न है, उसको पता करके आके अब्बू आ जाए नहीं है। वो गए हैं वहाँ पे, तो उन्होंने हमें कॉल किया है कि चाचू यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो हम फिर घर से गए हैं, भाग के गए हैं, हमने जाके देखा है वहाँ पे उनकी तब डेथ हुई थी। अच्छा, ये बताएं कि जो जायदाद का तनाज़ा है जी, वो एक आपके वालिद की जान चली गई, तो अब कोई खदशात ऐसे आपके जहन में हों कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हद तक आगे बढ़ गए वो मुलजमान जो हैं कि जान ही ले ली और आपके रिश्तेदार भी हैं? सर हमें तो ना अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। इसी बात का हम अभी तक ना गम है हमें। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहनें 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। तो वालिद को कभी शेयर किया उन्होंने आपसे, कभी बताया कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं, इस हद तक जा सकते हैं? सर वो हर बात हमसे शेयर करते थे, तो ऐसा मामला है ही नहीं था सर। इन्होंने सर प्लान मतलब किया हुआ था, अंदर ही अंदर इन्होंने प्लान किया हुआ था, हमें नहीं सर पता। हमें पता चलता तो हम जारी बात है हम एक्टिव होना था इस बात पे कि ये हमारे मतलब दुश्मन है, तो हम इनसे एक्टिव होना था। ठीक है, ज़रा माइक भाई को देगा। अच्छा भाई, ये बताएं कि अक्सर ऐसी जायदाद के तनाज़े पे जो खूनी रिश्ते होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं, जैसे कि ये हुआ। तो आपको क्या लगता है कि अब ये कोई पेचीदगी बढ़ेगी क्योंकि उनके मुलजिम भी पकड़े गए हैं? रिक्वेस्ट तो ये है कि पुलिस कोऑपरेट कर रही है, हमें उस पर पूरी यकीन है कि इंशाल्लाह मेरिट ही होगा। तो सर अगर मुद्दई को इंसाफ मिल जाए ना, तो सर उसका जो ज़ख्म है उस पर मरहम लग जाती है। ठीक है, वैसे हमारे निज़ाम में बहुत कम ऐसा होता है कि इंसाफ मिल पाए। सर तवक्को रखेंगे इंशाल्लाह, पूरी तवक्को रखेंगे। गवर्नमेंट पे भी
और जो पुलिस डिपार्टमेंट है उस पर भी तवक्को रखेंगे कि इंशाल्लाह इंसाफ। आपकी बरादरी थी, एक ही ख़ानदान था जी जिन्होंने ये काम किया, पुलिस ने उन्हें पकड़ भी लिया, तो जी। ख़ानदान के लोगों का क्या? सर अभी ख़ानदान के जो लोग हैं ना सब इनके साथ खड़े हैं, जितने लोग हैं। जो सर जालिम है ना उसके साथ आज एक बंदा भी नहीं खड़ा, सब इसके साथ खड़े हैं। तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादती हो गई है। और जिस बेदर्दी से सर वो कत्ल हुआ है ना, मैंने तो पिक्चर देखी हैं वो, तो सर बस देखी नहीं जाती, क्या कहें इसके लिए। अब बंदा वापस भी नहीं आ सकता, लेकिन इनको सर इंसाफ मिल जाए ना तो मेरा ख्याल है कि ये मामला ख़त्म ही हो जाएगा। इनके दिल पे भी वो गवर्नमेंट की तरफ से कर लें, एक इंसाफ की तवक्को से इनको मरहम मिल जाएगी कि हमें इंसाफ मिल गया। और अगर सर ऐसा नहीं होता, धक्के धुक्के खा के फिर वो छूट जाते हैं, इनका और नुकसान करते हैं, सर ये फिर धकेल दिए जाएंगे, ये इस गुनाह में ना धकेल दिए जाएंगे। कितने तवक्को रखते हैं कि ये इंसाफ लेने के लिए कायम रहेंगे? अक्सर रिश्तेदार बाद में सुलह सफाइयाँ, कुछ मामला इस तरह के भी हो जाया करते हैं, सर ख़ानदान के लोग बड़े बैठते हैं। वो सर बैठना तो चाहिए, लेकिन अभी इतने बड़े साने में तो नहीं कोई ऐसा इनको कहेगा कि आप फौरी तौर पे बैठ जाएं। लेकिन ये है कि इनको, मेरा तो ख्याल है गवर्नमेंट को इंसाफ देना चाहिए, अदलिया को इंसाफ देना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट इनके साथ खड़ा है, इनको फेवर दे रहा है और मेरिट कर रहा है इंशाल्लाह। तो तवक्को है कि इनकी ततीमे बयान में बाकी कितने लोगों को नामजद किया आपने? अभी सर ततीमा बयान जो है ना वो वेट पे है। एसपी साहब से अभी मीटिंग की है, उन्होंने कहा जो बंदे आपको हैं वो लिखें, अब आप उनको जो है ना ओरिजिनल जो है ना बंदे पकड़े गए हैं। लेकिन जो मीटिंग में भी शामिल है, जिन्होंने इनका साथ दिया, किसी हद तक भी दिया है ना, आप उनका जो है अभी शराफत साहब आए थे हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के, उनको एसपी साहब ने बुलाया, कहा है कि आप जो है ना जो बंदा इस केस में किसी हद तक भी इन्वॉल्व है उसको पकड़ें और उसको जितना उसका गुनाह है उसके खाते में डालना है आपने। नाज़रीन, चूंग पुलिस स्टेशन के इलाके में पेश आने वाला ये वाकया, अंधा कत्ल, ना सिर्फ एक आम जुर्म की कहानी है बल्कि एक ऐसा वाकया है जिसने अहले इलाका को हिला कर रख दिया। एक ऐसा शख्स जो माशरे में अमन कायम रखने वाले अफराद में शुमार होता था, सुबह की रूटीन के मुताबिक वॉक के लिए निकला और फिर वापस नहीं आया। उसकी बेटी और ख़ानदान की तशवीश ने हमें एक खौफनाक हकीकत से रूबरू किया। मकतूल को 3 गोलियां लगने के बाद मुर्दा हालत में जॉगिंग ट्रैक पर पाया गया। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन तहकीकात ने जल्द ही एक ऐसा रुख इख्तियार किया जिसने कातिल तक पहुंचने के लिए शवाहिद और रिश्तों की हकीकत को बेनकाब किया। और अब नाज़रीन, उस वारदात के हल होने के बाद हमने एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन से खुसूसी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बताया कि कत्ल की असल वजह क्या थी और पुलिस कैसे शुबात की बुनियाद पर कातिल तक पहुंची जो इब्तदा में फरार हो चुका था। आइए सुनते हैं पुलिस का मौक़िफ़। जब एफआईआर हुई थी तो उस वक्त तक तो वो घर वाले बता रहे थे कि जी हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और कोई एंगल नहीं था इन्वेस्टिगेशन का। सुबह वो जो इकबाल साहब थे, चेयरमैन साहब, वो सुबह वॉक पे गए घर से और जो रूटीन का उनका वॉक का ट्रैक था उसी के ऊपर कुछ देर बाद जब घर वालों ने पता किया कि वापस क्यों नहीं पहुँचे घर 8:30-9 बजे, तो वैसे निकले वो घर से कुछ 6-6:30 बजे थे। तो रूटीन में वो 8 बजे तकरीबन घर वापस आ जाते थे। तो कुछ 8:30-9 बजे उन्होंने ढूंढना शुरू किया, तो उसी रास्ते के ऊपर गए तो जाके देखा तो वो खून में लथपथ पड़े थे। फिर उन्होंने 15 पे कॉल की और पुलिस गई मौके पे और जब पूछा कि कोई किसी के साथ आप लोगों का कोई इशू है तो उन्होंने बताया जी कि नहीं, हमारा तो किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा तो चल नहीं रहा था और कोई नामालूम एफआईआर दर्ज हो गई। वो नामालूम एफआईआर के बाद फिर जब हमने सारे एंगल उसके चेक किए तो उसको मरने वाले को फायर भी 3 लगे हुए थे। तो वो जो वारदात वाला था वो आजकल कुछ है भी कम और कुछ दूसरा, चूँकि फायर भी 3 थे तो इस वजह से वो हमें लग रहा था कि ये कोई दुश्मनी है या कोई पुराना का कोई मसला है। फिर हमने इधर उधर से जब उनके महल्ले से आगे पीछे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो पता चला कि उनका ज़मीन का डिस्प्यूट चल रहा था अपने कज़न्स वगैरह के साथ। तो उस ज़मीन के डिस्प्यूट में उन्होंने कहा जी कि इनकी कोई साल पहले बड़ी लड़ाई भी हुई थी और छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो इनकी उस ज़मीन की वजह से होती ही रहती हैं।
तो वो फिर इस ज़मीन के शुबे में हमने एक बंदा पकड़ा जिसका नाम है, वो इनका कज़न भी है। तो इनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, उस जॉइंट प्रॉपर्टी की वजह से इनका तनाज़ा है कि जी मुझे फ्रंट कम मिला है, मुझे शेयर पूरा नहीं मिला, और इन सारे इश्यूज़ की वजह से उन्होंने ये वाला काम किया। तो वो जब उससे हमने पूछा कि भाई आपका तो वो नाम भी नहीं बता रहे थे, तो उनको ज़हन में तो आपके मतलब कोई लड़ाई है ही नहीं। तो उसने बताया जी कि ये जो पिछली रात गुजरी थी, उस रात की मोटरसाइकिल पे गुजर रहा था, तो रास्ते में गुजरते हुए ना मोटरसाइकिल इसकी मेरे साथ लग गई। तो मैंने इसको पूछा कि तुम अंधे हो, मुझे मोटरसाइकिल मार दिया। तो उसने मुझे काफ़ी गालियाँ दी थी, तो वो रात वाला गुस्सा भी मेरे जहन में था। तो मैंने सुबह फिर इसको जाके देखा, तो मैंने इसको फायर मार दी। ये जायदाद के और जो जॉइंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके इशू के ऊपर, वो जॉइंट प्रॉपर्टीज़ जहाँ भी हैं, आपको पता है वो जॉइंट प्रॉपर्टीज़ के मसाइल हैं, वो इसके ऊपर लड़ाइयाँ लोगों की चलती रहती हैं कि मुझे कम मिल गया, मुझे ज़्यादा मिल गया, उसने मुझे फ्रंट थोड़ा दे दिया है। तो ये इस तरह के इनके डिस्प्यूट्स कई सालों से चल रहे थे। मुलज़म ने इतराफ़ कर लिया, आला कत्ल बरामद हो गया, वो हमारी तफ्तीश आलमोस्ट कंक्लूड है। नाज़रीन, खूनी रिश्ते और जब खून सफ़ेद हो जाए फिर ज़मीन की खातिर अपने ही खूनी रिश्तों को मौत के घाट उतार दिया जाए, ये वो सवाल है जो हर इंसान के दिल में उठता है। ऐसे संगदिल कातिल क्यों ये वारदातें करते हैं? क्या हमारी दुनिया या हमारा दीन हमें ऐसा करने पर मजबूर करता है? हमारा दीन वाज़िया है नाज़रीन, जिसमें कहा गया है कि जिसने एक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का खून किया। फिर भी कुछ लोग अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और मुनाफकत की बुनियाद पर ये अंधी वारदातें अंजाम देते हैं। अब हम सुनते हैं अवाम की राय। हमारे चचा के बेटे ने चचा को कत्ल कर दिया जायदाद की खातिर। ऐसे इस्लाम इजाज़त नहीं देता, लिहाजा इस पे पुरअमन रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत से बात करके इसका हल निकालना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चाहते हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत से जुड़े। जायदाद की खातिर अपने चचा को कत्ल कर दिया, वो मना करते हैं इस चीज़ से। लिहाजा ऐसा होना नहीं चाहिए, बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ये जायदाद इधर ही रह जानी है, हमने जब मरना है तो खाली हाथ ही जाना है। लिहाजा अच्छी बात नहीं है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि जायदाद की खातिर अपने चचा को कत्ल कर देता। हत्ता कि ऐसा दौर आ गया भाई भाई को कत्ल कर रहा है, इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। जो इस्लाम चाहता है कि आपस के अंदर प्यार मोहब्बत से रह जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ताइफ के अंदर पत्थर मारे गए, हुजूर के अपने लोगों ने, अपने कबीले वालों ने हुजूर को निकाला। हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलमे की दावत दी तो हुजूर को हिजरत भी करनी पड़ी। सहाबा के साथ हिजरत करके सहाबा को भी घर से निकाला गया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने उसका रद्द-ए-अमल यूँ नहीं दिया कि अपने जो कबीले वाले हैं उनको मारा जाए, उनके कत्ल गारत की जाए। तो लिहाजा होना इस तरह चाहिए कि अगर किसी के साथ इस तरह का मामला पेश आ जाता है, जायदाद वगैरह है, ठीक है, वो सारा कुछ दुनिया में रह जाना है, तो उसके जायदाद के पीछे लगकर अपने खून को, अपने रिश्तों को, अपने हालांकि चचा को, अपने बाप को, यहाँ तक आ चुका है कि माँ बेटे को, बेटा माँ को मार रहा है। ठीक है, लिहाजा इस तरह नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह ये वाक़या पेश आया कि चचा के भतीजे ने अपने चचा को ख़ुद कत्ल कर दिया अपने हाथों से, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो अपने जो करीबी रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं, उनको भूल जाते हैं और खून जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि कोई छोटा ज़मीन का टुकड़ा होता है, उस पे जो है वो तनाज़ा होता है और उसमें कोई करीबी रिश्तेदार जो है वो अपने भाई की, भतीजे की जान ले लेता है, या कोई जो है वो कोई 2 मरले ज़मीन का टुकड़ा होता है, मकान होता है, तो उस पे ये मामला जो है वो हमारे माशरे में एक मामूल बन गया है और आम सी बात है। और मैं समझता हूँ कि रिश्तों में जो है वो इतनी बड़ी दरार है और खून सफ़ेद हो गए हैं। अब ये वाक़या जो है, जो थाना चूंग में FIR दर्ज हुई है, जिसमें जो है मुजाहिद इकबाल इसमें कंप्लेनेंट है और उसका वालिद इकबाल गुज्जर जो है वो सुबह जो है वो 6:30 बजे उठता है और वॉक के लिए चला जाता है। तो जब 8 बजे तक वो वापस नहीं आता तो तशवीश होती है फैमिली को। तो वो बेटा और उसके साथ 2 अशखास और जिनके नाम सदीक है और मंजूर हैं, ये जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। तो जब वो जाके देखते हैं तो वो खून में लथपथ पड़ा होता है और वो 1122 को बुलाते हैं। तो थाने हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पहले जो है वो
उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो ये एक नामालूम जो मुल्ज़मान थे उनके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज हुई, लेकिन बाद में पुलिस ने जो है वो तफ्तीश के दौरान जो था चीज़ें नोट की, वाच की, करीबी रिश्तेदार जो थे उनकी हरकत और सकनात को वाच किया। तो उसके बाद पुलिस ने जो था देखा, पुलिस ने जो है वो इस मर्डर का, ब्लाइंड मर्डर का खोज लगाया और भतीजों को और भाई को अरेस्ट किया। और उसके बाद तफ्तीश में ये बात आई कि ये मर्डर जो हुआ है इकबाल का, ये मर्डर बेसिकली कोई ज़मीन का टुकड़ा है जिस पे जो है वो इकबाल और उसके भतीजों और भाई का तनाज़ा था और वो जो है वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे, लेकिन ये इकबाल जो था ये कहता था मुझे मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा नहीं बेचना। वो इकबाल का हिस्सा भी हड़प करना चाहते थे। अब देखिए इस केस में पहली बात तो ये है कि ये ब्लाइंड मर्डर है, और दूसरी बात ये है कि ज़मीन का तनाज़ा या झगड़ा तो जो है पहले से चल रहा था, लेकिन जब FIR दर्ज हुई है तो उस वक्त सस्पिशन का इजहार उन पर नहीं किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक मासूम इनोसेंट FIR है और इसमें उन्होंने अगर जो गलत तौर पे मुलव्वस करना होता तो पहले दिन ही जो है वो उनको नामजद कर देते, लेकिन ये तफ्तीश के बाद जो है वो नामजद हुए हैं। और ये मुहिमा जो है इस सूरत में हल हुआ है कि ये जो है वो भतीजों ने अपने सगे भाई इकबाल को जो है वो ज़मीन के लालच में, ये ज़मीन के टुकड़े के तनाज़े पे जो है वो कत्ल कर दिया है। मैं समझता हूँ अब इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो मैं समझता हूँ कि उसका बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि हमारे अब ये केस जो है वो बेसिकली डायरेक्ट एविडेंस का केस नहीं है, इसमें चश्मदीद गवाहान नहीं है। मौके पे जब डेथ हुई है इकबाल की तो उस वक्त उसके साथ कोई विटनेस नहीं था और जो कंप्लेनेंट है वो भी मौके का गवाह नहीं है। और इकबाल की डेथ भी जो है वो जो कंप्लेनेंट है मुस्तगीस उसका बेटा या दीगर गवाहान जो हैं उनसे मुलाकात में वो कोई बात नहीं उनसे कर सका और उसकी डेथ हो गई। तो अब इस केस में इंतहाई प्रोफेशनली तफ्तीश की ज़रूरत है। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है, क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में एक लिंक के साथ दूसरा लिंक जोड़ना होता है। अब इसमें जो है वो ज़मीन का जो तनाज़ा था जिसकी वजह से उन्होंने मर्डर किया है, उस ज़मीन की बाबत जो उनका डिस्प्यूट है, वो ज़मीन के डॉक्यूमेंट जो हैं जो उसके बाप का हिस्सा बनता है वो चीज़ें भी सफ़ा मिसल पे आनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी जो है या वो कागजात जो है या उसकी बाबत जो गवाहान है कि वाकई इनका तनाज़ा था और इस तनाज़े में मर्डर किया गया, उन गवाहान के प्रॉपर बयान लिखने चाहिए। फिर वो वेपन ऑफ ऑफेंस, जिस वेपन से जो है उन्होंने मर्डर किया है, वो वेपन ऑफ ऑफेंस की रिकवरी होनी चाहिए। और मौके से अगर एम्प्टीज़ मिली हैं तो उनकी मैचिंग रिपोर्ट होनी चाहिए। और मैं पुलिस को यहाँ पे सुजेस्ट करूँगा कि अगर मौके से एम्प्टीज़ मिली हैं तो पुलिस को वो एम्प्टीज़ वेपन ऑफ ऑफेंस का इंतज़ार किए बगैर लेबॉर्ट्री को भेजनी चाहिए। बाद में वेपन ऑफ ऑफेंस हो तो वो भी हो, तो फिर मैच हो तो वो रिकवरी जो है वो सूदमंद है। अदरवाइज़ यही कानून में कहा जाता है कि अगर एम्प्टीज़ और वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो इकट्ठे लेबॉर्ट्री को भेजे जाएँ, या अगर एम्प्टीज़ बरामद हुई हैं और वेपन ऑफ ऑफेंस बाद में बरामद होने का इंतज़ार किया जाए तो यही कहा जाता है कि ये सारी जो है वो प्लांटेड रिकवरी है। अब इसमें गवाहान के बयानात जो है वो जो प्रीवियस एनिमिटी है उसकी बाबत, उसके दस्तावेज़ात जो है उसकी बाबत, प्रॉपर रिकवरी जो है वेपन ऑफ ऑफेंस की उनसे होनी चाहिए। और चौथी बात, जो प्लेस ऑफ अकरेंस से जो एविडेंस कलेक्ट करनी है वो प्रॉपर कलेक्ट करनी ज़रूरी है, क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में जो है वो केसेस में जो है वो अगर तो आप अपना केस साबित कर देते हैं तो उसमें डेथ सेंटेंस होती है, वरना यहाँ पे सर्कमस्टांशियल एविडेंस में रेशो जो है वो बरियत की रेशो ज़्यादा होती है। मैं समझता हूँ कि अब ये केस चलेगा, तफ्तीश होगी, इसका चलान जो है वो अदालत में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में होगा। फिर उसके बाद जो है वो ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद सज़ा होगी या बरियत होगी। ये एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन इसमें जो है वो अब दादरसी किस तरह हो सकती है? दादरसी इसी तरह हो सकती है कि इसमें गवाहान के बयान प्रॉपर हों, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल प्रॉपरली हो, और फिर चौथी बात यह है कि कल्प्रेट्स को सज़ा हो। जब सज़ा होगी तो फिर ही जो है वो जिनके साथ ज़्यादती हुई उनको इत्मीनान होगा। अब मैं इसका सोशल पहलू जो है वो मैं डिस्कस करने की कोशिश चाहूँगा कि देखें हमारे यहाँ जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तरबियत की, कि देखें ये जो करीबी रिश्ते होते हैं या जो खूनी रिश्ते होते हैं, इनमें मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी बातों पे दरार नहीं होनी चाहिए। इन पे जो है वो आपस में एक दूसरे को अकोमोडेट करने का या फैसिलिटेट करने का जज्बा होना चाहिए। इसमें अब आप वो फैमिली जिन्होंने वो ज़मीन के टुकड़े पे कत्ल किया है
वो ज़मीन का टुकड़ा वहीं पड़ा रहना है, तो सारी फैमिली जो है उसकी एक लंबी जो है वो मुलज़म पार्टी की भी हार्डशिप शुरू हो जानी है, और वो पार्टी जिनका मर गया है उनकी भी एक लंबी हार्डशिप है। तो मैं समझता हूँ कि माशरे को जो है वो क्राइम से निकलना चाहिए और छोटी छोटी बातों पे टॉलरेट करना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए, और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा जो है वो प्रमोट करना चाहिए। और ये जो खूनी रिश्ते हैं इनकी कदर करना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि अब ये दुश्मनी चल पड़नी है। दुश्मनी जो है वो फिर नस्लों तक चलती है और नस्लें तबाह हो जाती हैं। बहरहाल ये एक केस है, एक टेस्ट केस है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है। इसमें दो बातें हैं। अगर पहली तो बात यह है कि नामजद FIR मुलजमान नहीं किए, अब तफ्तीश में चीज़ें आई हैं, तो वो किस तरह तफ्तीश जो है मामला को लेके चलेगी कि इसमें ततिमा बयान की सूरत में लिखा जाएगा, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की सूरत में लिखा जाएगा, या इसमें वाज टक्कर का कोई गवाह बनाया जाएगा, या एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन होगा, या लास्ट सीन एविडेंस होगी। अब जो भी केस के हालात वाक़यात होंगे, बहरहाल जो दुनिया से चला गया उसने वापस नहीं आना। ये जो कत्ल है, कत्ल 302 जो है वो 302 जो है वो इस्लाम में भी कत्ल जो है वो 3 बड़े गुनाह हैं, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है कबीरा गुनाह के तौर पे बयान फरमाया है। एक जो शिरक करने वाला इंसान है वो जो है वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है, या वो शख्स जो किसी की नाहक जान लेता है वो भी जो है वो कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह का मुर्तकिब होता है। और कत्ल में 302 जो है उसमें 302A है, B है और C है। 302A में क्या है जी? किसास, कि अगर किसी ने किसी की जान ली है तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट किसास है कि जान के बदले जान। तो अब क्योंकि 302 का किसास का पैरामीटर पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि 304 PPC में जो मयार दिया गया है कि या तो ऑफेंडर जो है वो कन्फेशन कर ले, वो मान ले कि मैंने कत्ल किया है कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने ऑन ओथ, या तज़किया तो शहूद पे पूरे उतरते हुए 4 गवाह होने चाहिए। तो फिर अदरवाइज जो है वो 302B में ताज़ीर में सज़ा होती है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है या डेथ होती है, या 302C में जो है 25 साल तक सज़ा हो सकती है। इसी तरह 34 जो इसमें सेक्शन लगा है, 34 सेक्शन उस वक्त लगता है जब ऑफेंस करने वाले जो ऑफेंडर है उनकी तादाद 5 से कम हो। अगर तादाद 2, 3, 4 है तो उस पर सेक्शन 34 जो है वो कॉमन इंटेंशन जो है कि इन 2 बंदों ने या 3 बंदों ने कि मर्डर किया है, किसी की जान ली है, लेकिन इनकी कॉमन इंटेंशन या मकसद एक था, तो कानून कहता है कि कॉमन इंटेंशन में जिसने फायर मारा उसको भी वही सज़ा मिलेगी, जिसने या मौके पे मौजूद था या जो है वो उसने जो है वो कोई पहरा दिया, तो लिहाजा कॉमन इंटेंशन में भी सबकी इक्वल सज़ा होती है। लिहाजा ये अब इस केस की तफ्तीश पे प्रोफेशनली कितनी अच्छी तफ्तीश होती है, और अक्सर देखा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो अपनी जो है वो इनकॉम्पिटेंसी की वजह से या कोई करप्शन का एलिमेंट आ जाए बीच में, तो इन वजह से जो है वो प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो ख़राब कर देते हैं, और उसमें जो है वो जो प्रोफेशनल अंदाज से एविडेंस कलेक्ट करनी होती है वो करते नहीं, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो मुल्ज़िम को जाता है। कानून ये कहता है कि स्लाइटली डाउट भी जो है वो डाउट का बेनिफिट जो है वो मुल्ज़िम को जाता है। तो लिहाजा ये केस अब मंतकी अंजाम पे या इसकी सज़ा जो है वो बरकरार रखने पे या इस्तगासा का केस साबित होने में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बहुत बड़ा रोल है। बहरहाल गलत हुआ है, और इसकी इस तरह के इक़दामात की जितनी हौसला शिकनी की जाए कम है। नाज़रीन, आज हमने देखा कि कैसे एक मामूली सा रोज़मर्रा का वाक़या, एक वॉक, एक शख्स की फितरी रूटीन अचानक एक अंधे कत्ल की वारदात में बदल गई। मकतूल ना सिर्फ मुआशरे में अमन कायम करने वाला शहरी था, बल्कि एक ऐसा बाप भी था जिसकी बेटी और ख़ानदान का हर दिन उसके साथ जुड़ा हुआ था। कत्ल की असल वजह ज़ाती रंजिश और खूनी रिश्तों का तनाज़ा हमें यह दिखाती है कि बाज़ औक़ात सबसे नज़दीक लोग ही ख़तरा बन जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये भी वाज़ह हो गया कि पुलिस की मेहनत, शवाहिद की बारीक बीनी और मुस्तकिल तफ्तीश ने कातिल तक पहुँचने के लिए राहें खोल दी। हत्ता कि जब इब्तदा में कोई वाज़ह सुराख या गवाह मौजूद नहीं था, ये वारदात हमें ये सबक देती थी कि जुर्म के पीछे सिर्फ नफ़रत या रंजिश नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक चैलेंज भी छुपा होता है। इंसाफ और कानून की रोशनी में हर अंधी रंजिश बेनकाब हो सकती है और हर कातिल अपने अमाल का हिसाब देगा। नाज़रीन, ये कहानी
एक खौफनाक वाक़े की थी, मगर साथ ही ये हमें याद दिलाती है कि सच्चाई की रोशनी चाहे कितनी भी धुंधली क्यों ना हो, आखिरकार हर अंधी वारदात को बेनकाब कर देती है। ये थी कहानी कत्ल की वारदात की, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कामयाबी की और इंसाफ की फतह की। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।